नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। तो लास्ट हमने सीएनटी का वीडियो जो किया था उसमें चैप्टर 8 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। आज हमारा सीएनटी का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। आज पूरा का पूरा सीएनटी कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए पूरा आपको फोकस होकर बैठना है। और अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ दोनों वीडियो देख लो, क्योंकि वो दोनों अगर वीडियो आप कंप्लीट कर लोगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और व्यू अच्छे आ रहे हैं, मतलब आप लोग पसंद कर रहे हो वीडियो को, कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। अगर आपको पसंद आ रहा तो अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका जितना प्यार मिलेगा मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस तरह के टू द पॉइंट डॉक्यूमेंट आपके सामने लेके आऊँ। क्योंकि आपने देखा होगा पूरा यूट्यूब में इतना टू द पॉइंट शॉर्ट टाइम में पढ़ाने वाला कोई नहीं, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगा है, 7-8 दिन लगे हैं इसको बनाने में। इसके जस्ट बाद आप लोग का प्यार ऐसे ही मिला तो मैं एसपीटी एक्ट एकदम आराम से कंसाइज रूप में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 9। शुरू करने से पहले जैसा हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए। तो 1878 में जंगल कानून, 1869 में छोटा नागपुर टेन्यूर एक्ट, 1879 में छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट आया था, 1876 में इंकवर्ड स्टेट एक्ट आया था, 1888 में जो पच्चोई टैक्स लगता था शराब पे उसको एक निश्चित मात्रा में बनाने का अधिकार दिया गया, 1897 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1902 में छोटा नागपुर का पहला सर्वे ट्रेवर्स, 1903 में छोटा नागपुर का दूसरा सर्वे कैडेस्ट्रल, 1895 से 1900 में मुंडा उलगुलान, जिसके फलस्वरूप सीएनटी लागू हुआ। सीएनटी 1908 खूट मुंडारी, खूट कटीदारी, भुईहरी, कोड़कर जमीन की रक्षा के लिए लागू हुआ था, आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए। ये लागू हुआ 11 नवंबर 1908 में। ब्लूप्रिंट तैयार किया जॉन एच हॉफमैन ने। टोटल 19 अध्याय चैप्टर है, 271 धाराएं सेक्शन है, 2 शेड्यूल है, अनुसूची जिसे हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। 4 प्रमंडल में ये लागू है, संथाल परगना को छोड़कर 18 जिले में ये लागू है टोटल। अब तक कुल संशोधन 26 हुए हैं। सीएनटी की कुछ जो सेक्शन है उसको 9 शेड्यूल में डाला गया है, जैसे 46, 47, 48, 48A, 71A, 71B, आपका 240, 241, 242। सरायकेला खरसावा में ये लागू नहीं था, 1951 में लागू हुआ। सीएनटी के जो सर्वे था उसमें टोटल खर्च हुआ 16 लाख। सीएनटी में एक्ट को जो बनाया था तो उसमें जो शामिल प्रमुख अधिकारी थे डेविशन, हॉफमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेप्री, डाल्टन, लिस्टर, रीड एंड स्टेफन, रखेलदास, ग्रिस्टर, ओलिफेंट, ठीक है। 1908 में सेक्शन 49 के तहत बोला जाता है गवर्नमेंट कैन टेक लैंड फ्रॉम इंडस्ट्री एंड माइनिंग। 2016 में अमेंड जो आया था उसे फाइनली पास नहीं किया गया था, तो उसमें बोला गया इंडस्ट्री, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवे स्कीम, कॉलेज और ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत जो बंगाल काउंसिल है उसको सेक्शन 5 के तहत अलाउ किया गया कि आप सीएनटी एक्ट 1908 बनाने देंगे। सीएनटी एक्ट में वायसराय लॉर्ड कर्जन थे जब ये बन रहा था 1899 से 1905 तक, और लॉर्ड मिंटो 2 थे जब ये बन के तैयार हो गया, मतलब 1905 से 1910 के बीच में। टोटल इसमें जितने भी चैप्टर मैंने बता दिया, चैप्टर 1 में आ गया नाम गांव, चैप्टर सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा आपका सप्लीमेंट्री प्रोविजन, जो कि चैप्टर 19 आ गया, ठीक है। चैप्टर 1 आपका नेम सेक्शन 1 से 3, चैप्टर 2 में टाइप ऑफ टेनेंट काश्तकारों का वर्ग 4 से 8, चैप्टर 3 भूधारक 9 से 15, चैप्टर 4 अधिभोगी रैयत 16 से 36, चैप्टर 5 खूट कट्टी 37, चैप्टर 6 अनाधिभोगी रैयत 38 से 42, चैप्टर 7 जो अधिभोगी और अनाधिभोगी से छूट गया है तो सेक्शन 43, चैप्टर 8 जोतो या भूधृत्यों के पट्टे का अंतरण 44 से 51, चैप्टर 9 लगान के बारे में 52 से 63, चैप्टर 9A 63A 63B, चैप्टर 10 भूस्वामी तथा काश्तकारों के लिए प्रकीर्ण उपबंध, मतलब मिसलेनियस प्रोविजन फॉर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक है। कोड़कर जो भूमि है उसका जिक्र किया गया है 64 से 75, चैप्टर 11 में रूढ़ी और संविदा कस्टम एंड कॉन्ट्रैक्ट 76 से 79, चैप्टर 12 में अधिकार, अभिलेख और लगानों का निर्धारण 80 से 100,
चैप्टर 13 में आपका कंडीशन एंड कॉम्यूटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड 101 से 117। चैप्टर 14 में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि 118 से 126। 15 में आपका राइट एंड ऑब्लिगेशन 127 से 134। 16 में आपका न्यायिक प्रक्रिया 135 से 229। 17 में लिमिटेशन 230 से 238। 18 में मुंडारी खूट कटीदार के विशेष उपबंध 239 से 256 और चैप्टर 19 सप्लीमेंट्री प्रोविजन 257 से 271। ठीक है, बाकी ये सब तो आपको पता है, भूधारक ये सब मैंने कई बार लास्ट क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 1 से लेकर कितना तक पढ़ा दिया था, चैप्टर मुझे लग रहा 6 तक शायद पढ़ाया था, नहीं 8 तक। ठीक है, देख लेंगे। चैप्टर 1 में 1 से 3 में खाली डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 1 में नाम गांव दिया हुआ है, सेक्शन 2 को रिपील कर दिया गया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया था, सेक्शन 3 में डिफिनेशन दिए गए थे बहुत सारे, ये सब मैंने आपको बता दिया गया। सेक्टर 3 में बस डिफिनेशन दिए है, ये आपको याद कर लेना है सब। ठीक है, अब चैप्टर 2 में आ जाते हैं। चैप्टर 2 में सेक्शन 4 में क्या बताया गया है, सेक्शन 4 में टेनेंट का टाइप। ठीक है, टेनेंट का टाइप तो अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खूट कट्टी रैयत, दर रैयत, मुंडारी खूट कट्टीदार, भूधारक सबके बारे में बताया गया है। सेक्शन 5 में आपका डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 6 में बताया गया कि रैयत आखिर होते क्या है, रैयत का मतलब क्या है। ठीक है, सेक्शन 7 में बताया गया है कि रैयत को खूट कट्टी राइट है। सेक्शन 8 में बताया गया है कि मीनिंग क्या होता है मुंडारी खूट कट्टीदार का। चैप्टर 3 में आते हैं तो सेक्शन 9 से 15 है, इसमें भूधारक की बात की गई है। सेक्शन 9 में बोला गया है कि जिसका परमानेंट सेटलमेंट में रेंट था वो चेंज नहीं होगा। सेक्शन 9 में उसको अमेंड करके बोला गया कि अब चेंज हम लोग डीसी के परमिशन से कर सकते हैं। सेक्शन 10 में बोला गया है कि कुछ जो भूहरी ज़मीन है उसका रेंट हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, जो कि रजिस्टर्ड है 1869 के तहत। सेक्शन 11 में बोला है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे आपको गिफ्ट में मिला, दान दहेज में मिला, तो वो सब आपका डीसी ऑफिस में रजिस्टर हो जाएगा, वहाँ पे भूस्वामी प्रेजेंट रहेगा। 2% आपको एनुअल लगान लगेगा और वो 1 रुपया से 100 रुपया के बीच होगा। ठीक है, सेक्शन 12 में आपको बोला गया है कि अगर आपको कोई भूधारक रजिस्ट्री नहीं करता है तो आप डीसी ऑफिस जाइए, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेक्शन 13 में आपको बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका रेंट होगा, कितना आपको लगान लगेगा, जितना आपका ज़मीन है उतना ही लगान लगेगा, इन्हीं की 2 साल पहले कितना ज़मीन था उसके अनुसार। ठीक है, अभी जितना ज़मीन है उसी के अनुसार। सेक्शन 14 में बोला गया है कि किस किस कंडीशन में आपका ज़मीन लिया जा सकता है और किस केस में नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने घर बना दिया है, परमानेंट बिल्डिंग बना दिया है, पार्क बन गया है, कैनाल बन गया है, वर्शिप प्लेस हो गया है, कैंटोनमेंट हो गया है, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया है, ग्रेवार्ड हो गया है, माइनिंग हो गया है, तो आपका ज़मीन वापस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सेविंग राइट ऑफ लैंडलॉर्ड। ठीक है, लैंडलॉर्ड का इसमें अधिकार को किया गया है। इसमें बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है, आपको म्यूटेशन भी कराना पड़ेगा। चैप्टर 4 हो गया आपका 16 से 36, आपका ऑक्यूपेंसी टेनेंट मतलब अधिभोगी रैयत। इसमें रैयत 12 साल हो गया तो ऑक्यूपेंसी उसको राइट मिल जाएगा। ठीक है, 12 साल अगर हो गया तो बंदोबस्त रैयत, अगर 3 साल हुआ तो ग्राम का बंदोबस्त रैयत, अगर सेक्शन 74 के तहत या फिर कुछ जुडिशियरी का कोर्ट का निर्णय आता है उसके तहत हुआ तो अगर आपका 3 साल नहीं भी हुआ तब भी आपको बंदोबस्त रैयत का दर्जा मिलेगा। ठीक है, 18 में बात की गई है भुईहरी और मुंडारी खूट कट्टीदार को सेटल रैयत की तरह सादा फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, 19 में बात किया गया है सेटल जो रैयत है, जो बंदोबस्त रैयत है, उनको भी जैसे अधिभोगी रैयत को अधिकार रहता है उनको भी वही सब अधिकार मिलेगा। सेक्शन 21 में बोला गया है कि क्या क्या अधिभोगी रैयत का अधिकार है, तो वो अपने खेत में ईंट और खपड़ों का निर्माण कर सकते हैं, पेयजल मत्स्य पालन, सिंचाई हेतु बांध, अरहर निर्माण, व्यापार, कुटीर उद्योग में संचालन कर सकते हैं, तालाब का उत्पादन करते हैं तो 9/20 उसका जो प्रोडक्शन होगा वो भूस्वामी को मिलेगा और 11/20 पार्ट रैयत को मिलेगा। ठीक है, 21A में अमेंडमेंट किया गया पेड़ को लेके। ठीक है, अगर पेड़ होता है तो अगर लकड़ी काटते हैं तो उसका 50% रैयत ले जाएगा और 50% भूस्वामी ले जाएगा। लेकिन अगर पेड़ से आपका फल मिल रहा, फूल मिल रहा है या फिर कुछ और प्रोसेसिंग करके आप बना रहे हो तो उसमें वही रूल लागू होगा, 9/20 पार्ट भूस्वामी ले जाएगा और 11/20 पार्ट रैयत ले जाएगा। ठीक है, सेक्शन 22 में बोला गया है कि जो आपको है अपने जो ज़मीन है वहाँ से नहीं बेदखल किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फ्रॉम एविक्शन स्पेसिफिक ग्राउंड। अगर आप 21 में जो आपको बोला गया है उसको आप फॉलो नहीं करते हो तभी आपको हटाया जाएगा, नहीं तो नहीं हटाया जाएगा। ठीक है,
अब बेदखली का नियम है, तो सेक्शन 22 में बेदखली आपका अधिभोगी रैयत के बारे में बात की गई है। सेक्शन 41 में अनाधिभोगी रैयत के बेदखली की बात की गई है। सेक्शन 68 में 68 में काश्तकार के बेदखली की बात की गई है। और सेक्शन 24 में मुंडारी खूट कट्टीदार की बेदखली की बात की गई है। सेक्शन 23 में है, अगर कोई अधिभोगी रैयत बिना ट्रांसफ़र किए मर जाता है तो उसका ज़मीन भी उसी तरह ट्रांसफ़र होगा जैसे बाकी उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, 23A मतलब अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें वही है कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा जैसे इनहेरिट करते हो, गिफ्ट करते हो, सेल करते हो। तो ठीक है, सेक्शन 27 में है कि जो रेंट है अधिभोगी रैयत उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 27 में आपका रेंट बढ़ा दिया जाएगा, तो अधिभोगी रैयत 27 हो गया। 40 में अनाधिभोगी रैयत, और सेक्शन 243 में मुंडारी खूट कट्टीदार। ठीक है, ये लोग लगान में वृद्धि की जा सकती है। 33A में आपका रेंट को घटाया भी जा सकता है। 24 से 36 में आपका उसी की बात की गई है, रेंट बढ़ना घटना फिक्स करना। ठीक है, सेक्शन 24 से 36। सेक्शन 5 में आपका है, चैप्टर 5 में वो रैयत जिनको खूट कट्टी राइट है तो उनको भी वही जैसे आपका ऑक्यूपेंसी रैयत है उस तरह इनको भी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, अगर खूट कट्टी बिफोर 20 ईयर मतलब 1888 के आसपास से इनके पास खूट कट्टी राइट है तो इनके लगान में वृद्धि नहीं होती है। अगर खूट कट्टी राइट वाले रैयत के लगान में वृद्धि होती है, अगर कुछ कानून पास होता है तो वो भी 50% से अधिक नहीं होगी, और जो ऑक्यूपेंसी रैयत है उनसे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर 6 में 38 से 42 नन ऑक्यूपेंसी रैयत अनाधिभोगी रैयत की बात की गई है। 38 में इनिशियल रेंट और लीज के बारे में बात किया गया है। 40 में आपका जो रेंट बढ़ सकता है उसकी बात की गई है। 41 में बात की गई है बेदखली की। ठीक है, कि अगर आपने 90 दिन जो थर्ड एग्रीकल्चर हुआ उसके 90 दिन में भी मतलब आपने नहीं पेमेंट किया तो आपको बेदखल किया जाएगा। ठीक है, और ये सब प्रोविज़न है। 42 में बात किया गया है कि लैंडलॉर्ड जो है उसको जो अनाधिभोगी रैयत है उसको हटा सकता है अगर वो टैक्सेस टाइमली जो है लगान नहीं दे रहा, और डीसी का डिसीजन जो होगा इसमें फाइनल होगा। चैप्टर 7 में बात किया गया है कौन सा लैंड जो चैप्टर 4 और 6 से एग्जेम्प्टेड था। ठीक है, रेंट फ्री लैंड आपको मिलेगा अगर रेलवे ने ज़मीन ले लिया है, कैंटोनमेंट हो गया, रोड कैनाल डैम बनाने के लिए। चैप्टर 8 में बात किया गया था लीज एंड ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग एंड टेन्योर। ठीक है, तो इसमें आपका है कि एक सेक्शन 44 है, इसमें जो भी रैयत है एक पट्टा ले लेगा। ठीक है, उसमें सब मिक्स रहेगा कि मतलब सब फिक्स रहेगा कि कितना आपको लगान देना है ये सब। सेक्शन 46 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। एसटी एसटी को देगा एक ही थाना में, एसटी एससी एससी को देगा सेम डिस्ट्रिक्ट में, ओबीसी ओबीसी को देगा सेम डिस्ट्रिक्ट में। अधिभोगी रैयत 5 वर्ष से ज़्यादा जोत को विक्रय दान या संविदा नहीं कर सकता है। 7 वर्ष से कम तक कर सकता है अगर भुगत बंद बंधक रखेगा, और 15 वर्ष तक बिहार उड़ीसा जो एक्ट आया था कोऑपरेटिव वाला 1935 के तहत जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसको दे सकता है। ठीक है, और 46 का 4 में है कि रैयत अपनी ज़मीन को 5 साल के बाद वापस पाने के लिए अपील कर सकता है डीसी ऑफिस में। तो अगर वो नॉर्मल है रैयत तो 3 साल तक अपील कर सकता है, अगर वो अधिभोगी रैयत है 5 साल तक अपील कर सकता है। सेक्शन 48 में रेस्ट्रिक्शन दिया गया है भूहरी ज़मीन के ट्रांसफ़र के लिए। सेक्शन 50 में एक्विजिशन ऑफ टेन्योर होल्डिंग बाय लैंडलॉर्ड जो है अगर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मंदिर वंदिर निर्माण हो गया या फिर और चीज़ है तो वो एक्विजिशन कर सकता है, और जो ज़मीन है उसके लिए जो पैसा देना पड़ेगा उसको मार्केट से 20% ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना हमने कल पढ़ लिया था, लगभग 14 मिनट रिवीजन में चला गया। अब आगे पढ़ते हैं आज चैप्टर 9 की तहत। चैप्टर 9 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 9। इसमें आपका जनरल प्रोविजन एज टू रेंट मतलब लगान के बारे में साधारण उपवन मतलब लगान का क्या क्या सिस्टम होगा। तो ये है 52 से 63। 52 में है कि रेंट आपको इंस्टॉलमेंट में देने हैं, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है, मतलब हर 3 महीना में एक बार देना है। ठीक है, 3 महीना में दिया फिर अगला 3 महीने अगला, तो ऐसे देना है। फॉलिंग ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर मतलब लास्ट दिन जो है, ठीक है, तीसरा महीना हो गया तो उसका जो लास्ट दिन है उस दिन तक आपको दे देना है। ठीक है, 53 है लगान का जमा कचहरी में या मनी ऑर्डर से कर सकते हैं। 54 है रसीद आपको निःशुल्क मिलेगा
अगर भूस्वामी जो है वो आपको लगान का रसीद नहीं देखता है तो उसको 1 साल का कारावास हो जाएगा या फिर 100 रुपया उस पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा या जो दोनों चीज़ ठोक दिया जाएगा। ठीक है। 58 में है कि अगर उस रेंट नहीं दिया, ठीक है, तो 6.25% मैक्सिमम जो है सिंपल इंटरेस्ट आपसे वसूला जाएगा अगर आपने रेंट नहीं दिया, आप रैयत हो तो। अगर अगले साल आपने सारा का सारा रेंट एक साथ पेमेंट कर दिया तो 3% लगान आपको एक मुश्त देना पड़ेगा। इंटरेस्ट, लगान नहीं बोल रहा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया आप? सिंपल है, बहुत ही सिंपल भाषा में बताया मैंने। 61 में है वस्तु रूप में दे लगान का रूपांतरण। जैसे कि आप वस्तु रूप में कुछ लगान दे रहे थे, ठीक है, तो अधिभोगी रैयत मान लीजिए कोई है, लगान का भुगतान फसल के रूप में कर रहा होगा। ठीक है, अब बोलेगा भैया मेरे पास फसल वसल बहुत अब पहले कर लिया, अब मेरे पास बड़ी पैसा हो गया है, तो अभी हम फसल का झमेला नहीं रखेंगे, हम पैसा देंगे डायरेक्ट। तो इसी को बोलते हैं कि रूपांतरण, चेंज जो हो गया। तो इसको अगर चेंज करना है तो उपायुक्त या राजस्व अधिकारी उसको जांच करेगा, और उसका डिसीजन जब हो जाएगा तो उसी के बाद इस चीज़ को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है। तो 62 में क्या है, रेंट डिसाइडेड वंस कैन बी अमेंडेड ओनली आफ्टर 15 साल। ठीक है, 15 साल के बाद ही आपका जो है लगान है निर्धारित, उसको बदला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है, यदि राज्यपाल अधिसूचना के द्वारा आदेश दो, उपायुक्त अधिभोगी रैयत के पक्ष में लगान का रूपांतरण धन लगान के रूप में कर सकता है। ठीक है, ये 61 का क है। ठीक है, ये लिख लेंगे आप। 61 का क मतलब 61 का ए में क्या बोला गया है कि अगर राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर, अगर राज्यपाल अधिसूचना मतलब आदेश के मतलब अधिसूचना के अनुसार आदेश दे देगा तो उपायुक्त जो है वो अधिभोगी रैयत के पक्ष में लगान का रूपांतरण धन लगान के रूप में कर सकता है। मतलब पहले वो धान उनके बारे में, धान से धन मतलब ऐसे याद रख लो आप, धान से धन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले धान उन दे देता था, मकई, धान, गेहूं जो भी हो गया, अब उसको धन के रूप में मतलब कैश में दे सकता है लगान। ठीक है, ये 61A में बोला गया है। ठीक है, इसमें गवर्नर इन्वॉल्व है, याद रखना आप। तो 63 क्या है, पेनल्टी ऑन लैंडलॉर्ड। ठीक है, अगर जो आपका भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड है, अगर जितना लगान उससे ज़्यादा वो वसूल रहा आपसे तो उस पर पेनल्टी ठोक देंगे आप एकदम। ठीक है, तो पेनल्टी में क्या होगा, तो भैया उसका 6 महीने के लिए अंदर भेज दीजिए, या 500 रुपया जुर्माना ठोक दीजिए, या फिर दोनों ठोक दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 चीज़ें जुर्माना पे यहाँ पे आ गया। हाँ, 2 चीज़ हो गया। अगर आपको रसीद नहीं देता है वो, तो 1 साल का कारावास या फिर 100 रुपया का जुर्माना, या दोनों। लेकिन अगर आपसे एक्स्ट्रा वो लगान लेता है तो उस पर 500 रुपये का फाइन या 6 माह का जेल, या दोनों। ठीक है, तो ये 9 हो गया। अब 9A क्या है, CNT अमेंडमेंट जो हुआ था 1955 में। ठीक है, वही 9A में इसका मेंशन किया गया है। तो 9A में क्या है, सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो बंजर भूमि है ना, तो 63 के A और B में आ जाता है। तो बंजर भूमि का जो बंदोबस्ती उसी के बाद की गई है। 63A में बोला गया है कि सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड टू बी मेड बाय पट्टा। ठीक है, पट्टा के तहत, पट्टा मैंने आपको बताया एक सिंपल कागज है, सब उस पर टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। तो जो बंजर भूमि है उसकी भी बंदोबस्ती जो होगी, जो उसको दिया जाएगा पट्टा के थ्रू दिया जाएगा। इसको कौन डिसाइड करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, और जो पट्टा मिलेगा उसका जो कॉपी रहेगा, ठीक है, जो राज्य सरकार है, बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित प्रारूप के पट्टे से किया जाएगा। प्रत्येक पट्टा की 2 प्रति बनेगी, मतलब फोटो स्टेट, जिसमें 1 प्रति रैयत को और 1 प्रति जिला उपायुक्त को भेजा जाएगा। ठीक है, 2 कॉपी बनेगा, तो 1 कॉपी DC को दे दिया और 1 कॉपी रैयत को मिल गया। 63 में बोला गया, इफ एग्रीकल्चर नॉट डन फॉर 5 ईयर DC विल कैंसिल इट। DC देखेगा भैया ये पट्टा में तो ले लिया बंजर भूमि, लेकिन वहाँ खेती होती नहीं कर रहा, उसको बैठा हुआ है आराम से। ठीक है, कुछ अन्य काम में प्रयोग में ला रहा है, तो फिर उसके DC साहब जो है छीन लेंगे। चैप्टर 10 अध्याय 10 में हम लोग पढ़ेंगे। तो अध्याय 10 में है ना, भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध, मिसलेनियस प्रोविजन फॉर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ठीक है, ये सेक्शन आपका 64 से 75 है। ये कोड़कर के लिए, अगर आपको शॉर्ट में पूछ दिया जाए कि कोड़कर जमीन, कोड़कर भूमि के लिए कौन सा आपका चैप्टर है, तो वो 10 है। ठीक है, तो सेक्शन 64 में क्या है, कन्वर्जन ऑफ लैंड इनटू कोड़कर। कोड़कर मतलब नॉन ट्राइबल, मैंने आपको बताया था कि कोई ऊंचा मतलब जमीन उमीन है, यूजलेस है, तो उसको कोड़ ओढ़ के धान के लायक बना दिया गया। ठीक है,
तो इसमें देखिए क्या है, किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेकर सामान्य भूमि को कोड़कर भूमि में बदल सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः परती या टाड़ भूमि को रैयत कोड़कर समतल बनाते हैं। ठीक है, कोड़कर मतलब कोड़ के तथा इस पर धान की खेती करते हैं। इस प्रकार से तैयार किया गया खेत आरंभ में लगान मुक्त होगा, परंतु बाद में इस पर उपयुक्त लगान का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन यह सामान्य लगान दर से हमेशा कम होता है। ठीक है, पहले कोड़ दिया तो कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा कि आराम से तुम खेती करो, और जब तुम्हारा पैसा वैसा हो जाए तो बाद में हम लोग लगान डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 64 में यही हो गया, समझ गए होंगे आप। 66 में क्या है कि 64 का 66 आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर कोई जैसे कृषक हो गया, ठीक है, कोई खेती होती है, श्रमिक है, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जा वाले बगान या बगीचे या कृषि भूमि या आवास भूमि को कोड़कर में नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो आपका जान लीजिए, मान लिया वहां पे ऑर्किड है, ऑर्किड मतलब क्या हो गया, आपका बगीचा हो गया, वहां पे कल्टीवेटेड लैंड है या डोमेस्टिकेटेड लैंड है। ठीक है, कृषि भूमि है या फिर घर है या फिर बगीचा है, तो इसको कोड़कर में नहीं हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बताया कोड़कर में किसको, टाड़ भूमि या परती भूमि। ठीक है, यूजलेस जो है उसी को कन्वर्ट करना है। अब भैया जिसका बगीचा है वही जाके तुम कोड़ काड़ के मत कूद के डीसी साहब के पास चल जाना कि हम इसको कोड़ दिए तो कोड़कर हो गया। डीसी साहब तुमको कोड़ देंगे मार के। 67 हो गया, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन कोड़कर लैंड इवन इफ ही हैज नॉट कल्टिवेटेड फॉर 12 साल। ठीक है, 67 में क्या बोल रहा, ऐसा रैयत जो किसी भूमि का जोत धारण करता हो और उसके परिवार के किसी सदस्य ने उस भूमि को कोड़कर में परिवर्तित कर दिया हो, लेकिन वह 12 वर्ष तक उस भूमि पर खेती नहीं किया हो, तो प्रथम व्यक्ति का भूमि पर अधिभोगाधिकार बना रहेगा। ठीक है, 12 साल अगर कुछ ऐसा कांड उंड हो गया, कहीं चल उल गया, खेती नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं कि जाके छीन लेंगे आप। ठीक है, सदियों से अगर कोड़कर जमीन में है तो 12 साल अगर नहीं भी किया खेती, तब भी आप उसको उसके पास रहने देंगे। ठीक है, अधिभोग का उसको अधिकार रहेगा। अब आ गया 67 का ए। ठीक है, 67 का ए में क्या बोलता है, कोड़कर में सम परिवर्तित भूमि को लगान का निर्धारण। ठीक है, तो अब रेंट फिक्स होगा। पहला एग्रीकल्चर ईयर जो है, तो इसका रेंट कैसे फिक्स होगा ये देखते हैं। अगर जैसे कोई कोड़कर भूमि में बदला गया है, कोड़ ओड़ के, तो उस भूमि पर प्रथम कृषि वर्ष की फसल कटाई से, ठीक है, मान लीजिए पहला कृषि वर्ष है अभी। ठीक है, आपने पहला कृषि वर्ष में फसल को काट दिया, वहां से लेके 4 वर्ष तक। ठीक है, मतलब वहां से लेके 4 वर्ष तक कोई लगान नहीं दिया जाएगा। 4 वर्ष के पश्चात कोड़कर भूमि पर लगान का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन वह लगान की दर गांव के तृतीय वर्ग की धनर भूमि के लिए प्रचलित दर के आधे से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो पहला एग्रीकल्चर ईयर के बाद 4 साल। ठीक है, तो टोटल मतलब एक तरह से कितना साल हो गया, 5 साल। वो भी एरिया में जो जमीन है ना, तो 50% याद रखना, ऑप्शन में इतना ही देगा कि एरिया में जो जमीन है उसका आधा से ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब 50% से ज़्यादा लगान नहीं देना होगा। ठीक है, उसके बाद 68 में हो गया, 68 में हो गया इजेक्टमेंट या फिर एविक्शन ऑफ टेनेंट, डीसी के परमिशन से उसे हटा सकते हैं। 71 में हो गया आपका, इफ इजेक्टेड एविक्टेड टिल 1 ईयर ऑफ एविक्शन ही कैन फाइल केस बिफोर डीसी। ठीक है, अगर उसको लगे कि मतलब अननेसेसरी तरीका से उसको हटाया गया है, तो 1 साल तक वो डीसी ऑफिस में केस फाइल कर सकता है। ठीक है, 71 का ये क्या है, पावर टू रिस्टोर पोजेशन टू मेंबर ऑफ एसटी ओवर लैंड अनलॉफुली ट्रांसफर्ड। ठीक है, 71 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ना इसमें कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट जो आपका आया था, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 के तहत ट्रांसफर हुआ है कोई जमीन। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रांसफर हो गया जमीन, तो आपको सेम वैल्यू का जमीन देना होगा। ठीक है, अगर 1969 एक्ट के तहत मान लीजिए एसटी का जमीन आपने ले लिया, तो उसको सेम वैल्यू का आपको जमीन देना होगा। ही नहीं कि ले लिया 10 लाख रुपया वाला दे रहे हैं 2 लाख रुपया वाला। ठीक है, तो पावर टू रिस्टोर पोजेशन टू मेंबर ऑफ एसटी ओवर लैंड अनलॉफुली ट्रांसफर्ड, अगर गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर हुआ है
तो उसको पोजीशन वापस दिलाएंगे डीसी साहब, ठीक है। तो किस सेक्शन में, सेक्शन 46 को अगर वायलेट किया गया है, ठीक है। और इसके लिए आपका बना था SAR, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट एक बना हुआ है, ये सब जो इशू को देखेगा, ठीक है। ये अमेंडमेंट हुआ था, इसमें बहुत सारे केसेस आए हुए, लास्ट में जब मैं आपको अमेंडमेंट बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये 30 साल तक हो सकता है, समझ रहे हैं, 30 साल तक, मतलब जैसे आज किसी ने लिया, 30 साल बाद भी आप बोलोगे कि मुझे अपना जमीन वापस दिलवाओ क्योंकि उसने अनलॉफुली गैर कानूनी तरीके से लिया, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डीसी बोलेगा उसको कि भैया तुम 2 वर्ष के अंदर जो जमीन है उसको खाली कर दो, नहीं तो तुम पे एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो 71 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडेड धारा है, तो फिर से उसको समझा देता हूँ कि जो अनलॉफुली गलत तरीके से जो लैंड कब्जा किया गया है एसटी का, तो उसे वापस दिलाने की प्रक्रिया होगी, 30 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं वापस पाने के लिए। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 के तहत अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उसी वैल्यू का ज़मीन आपको देना होगा, ठीक है। और उस ये सब जो चीज़ होगी, प्रक्रिया होगी, इन सब के लिए एक कोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है SAR, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट, ठीक है। 71 का बी है, इफ ट्रांसफर्ड अनलॉफुली पेनाल्टी 3 ईयर जेल और 1000 फाइन और बोथ। अगर अनलॉफुली कहीं गैर कानूनी तरीके से ज़मीन ट्रांसफ़र किया गया है तो 3 साल की सज़ा होगी या 1000 रुपये का आपका फाइन होगा, या फिर दोनों का दोनों आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे, ये 3 साल तो मैंने बता दिया, 1000 रुपया। उसके बाद अगर कुछ नहीं कर रहा, अपराध जारी रहने की दशा में, अपराध की अवधि तक, मतलब उसके बाद भी अगर वो ये जारी रख रहा, खाली नहीं कर रहा, तो पर डे के अनुसार अधिकतर 50 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। पर डे 50 रुपया एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद आ गया 72 है आपका सरेंडर ऑफ लैंड बाई रैयत। अगर किसी करार से ना जुड़ा हो तो गिव इंफॉर्मेशन टू भूस्वामी 4 मंथ अर्लियर, ठीक है। तो 72 में क्या है, अगर कोई रैयत किसी करार से नहीं जुड़ा है तो वह किसी वर्ष के अंत में उपायुक्त की पूर्व मंजूरी लेकर अपने जोत को सरेंडर कर सकता है, परंतु इसकी सूचना रैयत द्वारा भूस्वामी को सरेंडर के 4 महीने पूर्व देना होगा। यदि वो ऐसी सूचना नहीं देता है तो सरेंडर के पश्चात अगले कृषि वर्ष के लिए जोत भूमि का लगान का भुगतान भूस्वामी को करना ही होगा, ठीक है। 4 महीना क्यों किया गया है, अगर 4 महीना पहले इन्फॉर्म नहीं करता है तो फिर उसको लगान देना पड़ेगा अगला कृषि वर्ष का भी। जैसे नहीं होता, आप अगर कहीं घर में रूम में रेंट पे रह रहे हो लॉज वॉज में, तो आपको मकान मालिक बोलता है कि भैया जब तुम खाली करो तो 1 महीना पहले हमको बता दो, नहीं तो अगला महीना का भी वसूल लेंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो यह केस है इसका, ठीक है, सरेंडर ऑफ लैंड बाई रैयत, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ दिन काम किया, बोला मजा नहीं आ रहा और हम जाएंगे दिल्ली मुंबई कमाएंगे, तो सरेंडर कर दिया 4 महीना पहले बता के। 72 में, ठीक है। 73 में है रैयत वॉलंटरीली एबंडन द लैंड, ठीक है, परित्याग कर देता है। भूस्वामी किसी दूसरे को पट्टे में दे सकता है। अगर दोबारा वापस लेना है तो अधिभोगी रैयत एप्लीकेशन 3 साल के अंदर दे, अनाधिभोगी रैयत एप्लीकेशन 1 साल के अंदर दे। किसको दे, डीसी को दे, ठीक है। अगर कोई जैसे रैयत हो गया, भूमि का परित्याग स्वेच्छा से कर दिया कि हम जाएंगे दिल्ली मुंबई कमाएंगे और इसको त्याग दे रहे और लगान देना बंद कर दे रहे, ठीक है, तो अब भूस्वामी पास राइट आ गया कि अब दूसरा को पट्टे में दे देंगे, ठीक है। तो अगर वो कुछ दिन बाहर घूम फिर के आया, फिर उसको मजा नहीं है, बोला साला खेती अच्छा था, तो फिर घूम फिर के आया, बोला कि अब हमको फिर से रैयत बनना है, फिर से हमको उसको अधिभोग का राइट चाहिए, तो क्या करेगा, एप्लीकेशन 3 साल के अंदर देना पड़ेगा अगर अधिभोगी रैयत है। अगर अनाधिभोगी रैयत है तो उसको 1 साल के अंदर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। 75 है जमीन का मापी से रिलेटेड, ठीक है, 75। अब आ गया 11 है कस्टम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, 76 से 79, ठीक है। कस्टम एंड कॉन्ट्रैक्ट, रूढ़ी और संविदा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैसा पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है चैप्टर 11 कस्टम एंड कॉन्ट्रैक्ट 76 से 79। 12 में है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड रेंट, ठीक है। 12 में क्या है आपका अधिकार, अभिलेख और लगान का निर्धारण। तो ये है आपका 80 से 100। 80 में क्या बोला है, स्टेट गवर्नमेंट में मेक एन ऑर्डर डायरेक्टली दैट अ सर्वे बी मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। राजस्व
अधिकारी जो है वो सर्वे कराएंगे जमीन वमीन का, उसके अनुसार फिर, और ये स्टेट गवर्नमेंट आदेश देगा कि सर्वे वर्वे कराए, उसके बाद लगान डिसाइड होगा। तो सर्वे हो गया 80 में। 89 में क्या है, रिवीजन या ओवरव्यू बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ रेंट। ठीक है, तो रिवीजन या ओवरव्यू करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर रेंट का विद इन 12 मंथ के अंदर इसका रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा निमित्त जो राजस्व अधिकारी आवेदन मिलने पर या फिर स्व प्रेरणा से अधिकार अभिलेख के प्रारूप में की गई किसी भी प्रविष्ट या आदेश को चाहे तो 12 महीने के भीतर पुनरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लगेगा कि हाँ कुछ गलती हो गया, सर्वे में रेंट ज़्यादा फिक्स हो गया, तो 12 महीना तक कोई एप्लीकेशन डालेगा या फिर अपना उनको खुद में मन से हुआ तो उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, हाँ उसके बाद है सेक्शन 90, मिस्टेक इन रिकॉर्ड ऑफ राइट करेक्टेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर विद इन 5 ईयर। अगर रिकॉर्ड में कुछ गलती हुआ तो रेवेन्यू ऑफिसर जो राजस्व ऑफिसर अधिकारी है उनको 5 साल का टाइम दिया जाएगा कि भैया 5 साल में आप इसको ठीक कर लीजिए। 91 में क्या है, नो स्टे बाय डीसी और सिविल कोर्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। ठीक है, तो 91 क्या बोलता है कि जब अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट को हिंदी में बोलते हैं अधिकार अभिलेख, अधिकार अभिलेख की तैयारी के किसी आदेश को अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 महीने तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे आज इसका पब्लिशिंग हो गया, इसके 6 महीने तक इसको नहीं रोका जा सकता, उसके बाद आपको कुछ करना है तो कीजिए। ठीक है, सेक्शन 97 है डेट फ्रॉम विच सेटल रेंट टेक्स इफेक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 97 में क्या बोला, वह तारीख जब से परिनिर्धारित लगान प्रभावी होगी, जो नया लगान है वो लागू होगा, तो ये अगला जो कृषि वर्ष है तब से लागू होगा। ठीक है, चैप्टर 13 है आपका कंडीशन एंड कम्यूटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। सेक्शन 101 से 117 है। इसमें क्या, भूमि संबंधी शर्तें, उनका रूपांतरण और अभिलेख। ठीक है, बहुत तगड़ा हिंदी लिखते हैं वो लोग, मैंने तो कहाँ से इतना शॉर्ट और सिंपल बना दिया आपको, नहीं तो आप फिर ढूंढते रहते उस मीनिंग। ठीक है, चलिए 103 में है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, आज का जो जमीन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, हमको पास्ट 10 साल का रिकॉर्ड देखना होगा। ठीक है, यही सब आपको याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट कितने साल का रिकॉर्ड देखेंगे, ऑप्शन दे देगा 2, 5, 7, 10, तो 10 मारना है। सेक्शन 110 है रिविजिट या रिव्यू बाय कमिश्नर और बोर्ड। तो इसको रिविजिट या रिव्यू कितना होगा, हर मतलब बोल रहा हूँ कि 2 साल के अंदर इसको रिव्यू या रिविजिट कर सकते हैं। सेक्शन 113 है डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू वेदर पेमेंट इज काइंड इज एक्सेप्टेबल और नॉट डिसाइडेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो ये डिसीजन कि भैया हम धान के रूप में, चावल के रूप में, गेहूं के रूप में, बादाम के रूप में लगान लेंगे या नहीं लेंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर जो राजस्व कर्मचारी है, कर्मचारी नहीं राजस्व अधिकारी है, वो करेंगे। ठीक है, चैप्टर 14 है आपका रिकॉर्ड ऑफ लैंडलॉर्ड्स प्रिविलेज लैंड। ठीक है, ये सेक्शन 118 से 126 है। तो 14 में क्या बात किया गया है आपका कि भूस्वामी की विशेष अधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। ठीक है, हाँ तो इसमें क्या है, सेक्शन 118 में देखिए क्या है, डिफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड। ठीक है, तो भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा, इस धारा के तहत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का स्वरूप निम्न होता है। ठीक है, तो मैं 5-6 पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेता हूँ फिर शॉर्ट में इसको बता दूंगा। तो वह भूमि जिस पर भूस्वामी अपना उपकरण जैसे ट्रैक्टर, हल, बल आदि रखता, बल बोल रहा हूँ, बैल वोल रखता है, तो वो उसका विशेषाधिकार युक्त भूमि हो गया। दूसरा, वह भूमि जिसे भूस्वामी अपने सेवक या श्रमिक के द्वारा जोतवाता हो। तीसरा, वह भूमि जो किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक या 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर दिया गया हो। ठीक है, 1 वर्ष से कम या अधिक में पट्टे पे दिया हो। वह भूमि जो रांची, धनबाद जिले के अलावा सिंहभूम जिला के पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में दर्ज हो। ठीक है, और वह भूमि जो धनबाद जिले और सिंहभूम जिले के 3 थाना पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल में मानभूम के रूप में ज्ञात हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इतना डिफिनेशन था और 1-2 लाइन है,
इसको शॉर्ट में पढ़ लीजिए आप लोग। डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड, तो जो खुद कल्टीवेट कर रहा है या फिर उसका नौकर वोकर कर रहा है, जिसमें ट्रैक्टर हल बल जो है, हल बैल वल सब रखा है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, देखिए रांची, धनबाद, सिंहभूम, पटमदा, ईचागढ़, चांडिल, इस सब एरिया में जो जमीन है उसको बोला जाएगा मान या फिर खेम या मान भूमि। ठीक है, मान भूमि, मान भूमि बोल दिए, मान बोल देंगे या फिर खेम बोल देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मान भूमि, मान या खेम, क्योंकि धनबाद में आपका मान भूमि वाला एरिया था। ठीक है, रांची, धनबाद, सिंहभूम, पटमदा, ईचागढ़, चांडिल, इसके अलावा जो जमीन उसको क्या बोला जाएगा, जीरात। ठीक है, याद रखेंगे, ZIRAT, जीरात। ठीक है, तो याद हो गया आपको। सेक्शन 119 क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर हैज राइट टू मेक सर्वे एंड प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ प्रिविलेज लैंड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा कि भूस्वामी की जो विशेषाधिकार युक्त भूमि है उसका सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देश देने की शक्ति राजस्व अधिकारी को है। तो ये क्या बोल रहा, हम लोग को ही पता है। 122 क्या है, प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी कंप्लीटेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। तो जांच की जो प्रक्रिया है वो कौन कंप्लीट करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर। सिंपल है। इसमें 118 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मल आप कर लोगे। सेक्शन 15 हो गया, रिकॉर्ड और राइट, कहाँ गया भैया, रिकॉर्ड और राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ खूट कटी रैयत, विलेज हेडमैन एंड अदर क्लास ऑफ टेनेंट। मतलब अधिकार, अभिलेख तथा खूट कट्टी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया या अभिधारियों के अन्य वर्ग की बाध्यताएं। इसमें है आपका सेक्शन 127 से 134। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक है आपका 127, रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड रेंट ऑफ खूट कट्टी रैयत, ग्राम मुखिया एंड अदर क्लास ऑफ टेनेंट। ठीक है, बस यही एक इंपॉर्टेंट था, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सेक्शन 16 में है जुडिशियल प्रोसीजर इन मैटर कॉग्निजेबल बाय डीसी। ठीक है, तो इसमें क्या है, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट न्यायिक प्रक्रिया है इसमें। तो देखते हैं 135 में है, डेप्यूटी कमिश्नर मे होल्ड अ कोर्ट एट एनी प्लेस विद इन लोकल लिमिट ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो 135 में बोल रहा कि सभी प्रकार की अपील की सुनवाई हेतु उपायुक्त स्थानीय सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर न्यायालय लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ सुनवाई और विनिश्चित खुले न्यायालय में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बंद रूम में आप लोग अपना कुचू पुचू करते रहे। ठीक है, तो ये खुला जगह में पूरा का पूरा डिसीजन होगा। सेक्शन 140 है, कलेक्टिव सूट और एप्लीकेशन, डीसी टेक्स द फाइनल डिसीजन। ठीक है, 140 में क्या है, सामूहिक वाद या आवेदन पर, जैसे किसी गांव में भूमि अभिधारियों जो है उसका बहुत ज्यादा संख्या है। ठीक है, और वह सामूहिक रूप से उपायुक्त को आवेदन देना चाहते हैं, तो इसे उपायुक्त खारिज नहीं करेगा। ठीक है, बोलेगा मेरा भी वही समस्या है, मेरा भी वही है, तो एक कलेक्टिव रूम में सब उसमें साइन इन करके आवेदन दे दिया, तो डीसी बोलेंगे ठीक है भैया, तुम लोग खुश तो हम भी खुश। सेक्शन 169 में है कि अगर डीसी साहब कोई फैसले का सुनवाई कर रहे हैं और दोनों पार्टी एब्सेंट है, तो सेक्शन 155 के तहत जो आपका सुनवाई है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा मैंने कि उस समय की प्रक्रिया जब वाद की अंतिम सुनवाई के लिए नियत दिन को दोनों में से कोई पक्षकार हाजिर नहीं हो, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में धारा 155 के अंतर्गत वाद खारिज कर दिया जाएगा। और यदि अगर दोनों पक्ष में से एक आदमी हाजिर हो तो निर्णय न्यायालय में प्रस्तुत सबूत के आधार पर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह सेक्शन 169 था। उसके बाद सेक्शन 181, लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यह 3 साल का आपको टाइम का दिया गया है। निष्पादन के लिए आवेदन की परिसीमा 3 वर्ष का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो ऑर्डर पास हुआ 3 साल तक आपको एग्जीक्यूट करना है। 186 है, एग्जेम्पशन फ्रॉम अटैचमेंट एंड सेल, कुर्की और विक्रय से झूठ। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क कर लीजिए आप। 186 जब मैं पढ़ा दूंगा ना, अभी तो पूरा कर दूंगा, फिर लास्ट में CNTSPT कराऊंगा, फिर लास्ट में जब मुझे टाइम मिल गया, अगर डेट थोड़ा मोड़ा आपका बढ़ा तो जो एकदम हिट लिस्टेड वाला जो धारा है उसको भी दे दूंगा। वैसे जितना मैंने पढ़ा है वो हिट लिस्टेड है, लेकिन इसमें भी अगर आपको रिफाइन करना पड़े तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे सेक्शन 186 उसी टाइप का है कि जैसे इसमें 186 में क्या बोलता है, कुर्की और विक्रय से छूट। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश को लागू करते समय कुर्की या विक्रय प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित वस्तुओं पर छूट होगी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप। हिंदी में बता देता हूं हिंदी वालों को। निर्णीत ऋणी,
जैसे जो ऋणी है उसकी पत्नी और उसके बच्चों के वस्त्र और बिस्तर, ठीक है, इसका आप कुर्की जब्ती नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कृषि कर्म के औजार या उपकरण और मवेशी एवं बीज। तीसरा, घर की सामग्री और भवन। चौथा, लेखा बही। पांचवा, श्रमिकों तथा घरेलू नौकरों की मजदूरी। छठा, भावी भरण पोषण का अधिकार, ठीक है। तो क्लोथ ऑफ वाइफ डॉटर, टूल ऑफ हस्बेंड्री कैटल सीड ग्रेन। तीसरा, मटेरियल ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग। चौथा, बुक ऑफ अकाउंट। पांचवा, वेजेस ऑफ लेबर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट। छठा, वेजे ऑफ लेबर एंड सर्वेंट, ठीक है। सातवां, राइट टू फ्यूचर लाइवलीहुड, ठीक है। 2 बार मैंने लिख दिया वेजेस, तो ये आप देख लेंगे। सेक्शन 200 क्या बोलता है, टाइम डिफरेंस अटैचमेंट एंड सेल, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेक्शन 200 क्या बोलता है, अभिग्रहण और विक्रय के बीच अंतराल। किसी जंगम संपत्ति के अभिग्रहण और उसके बिक्री के बीच कम से कम 10 दिन का अंतराल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कुर्की जब्ती किए, सामान उठाए, ढाए 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 मार्केट में बेच दिए, 10 दिन का आपको टाइम लेना है, ठीक है। लेकिन अगर पेरिसेबल आइटम है तो उसमें नहीं, जैसे कुछ खराब चीज होने वाला दी है तो उसको जल्दी आपको डिस्पोज करना होगा ना। उसके बाद आ गया सेक्शन 215 से 17 के बीच क्या है, तो मेकिंग अपील टू जुडिशियल कमिश्नर अगेंस्ट सम ऑर्डर ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर। जैसे डेप्यूटी कमिश्नर ने कुछ ऑर्डर दिया, आपको दर्द हो रहा बहुत कि भैया ये सब गलत हुआ मेरे साथ, गरीब दुखिया का सब शोषण करता है, तो इसके लिए आपको कहाँ अपील करना है, तो जुडिशियल कमिश्नर के पास अपील करना है, ठीक है। अब आ गया चैप्टर 17 लिमिटेशन, सेक्शन 230 से 238, ठीक है। 237 क्या है इसमें, जोत पर कब्जा, अधिभोगी रैयत के लिए आवेदन की परिसीमा 3 साल, ठीक है। तो 237 क्या हमको बोल रहा कि जोत पे अगर कब्जा कर लिया आपका, यदि किसी जोत से किसी अधिभोगी रैयत को बेदखल कर दिया गया, बोलो जा जा, तो वह जमीन पर अपना कब्जा वापस पाने के लिए 3 वर्ष के भीतर आवेदन दे सकता है, ठीक है। तो 3 वर्ष आप याद रखेंगे। परिसीमा मतलब लिमिटेशन जो है। चैप्टर 18 में स्पेशल प्रोविजन फॉर मुंडारी खूट कट्टीदार, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन जो मुंडारी खूट कट्टीदार है उसकी बात की गई है। तो इसमें आपका सेक्शन 239 से 256, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका 240 बहुत इंपॉर्टेंट, 241 भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ मुंडारी खूट कट्टीदार टेनेंसी, ठीक है। तो कांट बी सोल्ड बाय जुडिशियल ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर के तहत उसको बेचा नहीं जा सकता है। बट इफ कोर्ट ऑर्डर बिफोर सीएनटी एक्ट 1903 जब सीएनटी एक्ट आया 1903 से पहले कोर्ट का ऑर्डर किया गया है, तो इट कैन बी सोल्ड बट ओनली विद डीसी परमिशन, ठीक है। तो मुंडारी खुद कट्टीदार जो है आपका जमीन, उसको आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। कोई भी मुंडारी खुद कट्टीदार अभिधृति या उसका हिस्सा न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन हेतु विक्रय द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सीएनटी एक्ट 1903 के प्रारंभ होने से पहले रजिस्ट्रीकृत किसी बंधक के अधीन देय ऋण के समाधान में किसी काश्तकारी या उसके भाग के विक्रय के लिए किसी कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया हो, तो उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही था सिंपल। उसके बाद सेक्शन 241 241 क्या बोलता है, लैंड कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। जैसे लैंड ट्रांसफर करना है कतिपय प्रयोजन के लिए अंतरण। धारा 240 के प्रावधान के बावजूद भी कोई मुंडारी खुद कट्टीदार अपने भूस्वामी का सहमति लिए बिना निम्न प्रयोजन में अपनी भूमि अंतरित कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, पहले मैंने तो बोला कि उसको कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तब भी उसको नहीं बेचा जा सकता, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन है, उसमें चाहेगा तो दे सकता है उससे, उसके लिए उसको भूस्वामी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे किसी खैरात, धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन के लिए, ठीक है। खैरात मतलब चैरिटी, धार्मिक मतलब रिलीजियस, शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल के लिए, ठीक है। विनिर्माण या सिंचाई के लिए, मैन्युफैक्चरिंग या फिर इरिगेशन के लिए, प्रयुक्त भूमि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। मान लीजिए कहीं बीच में कोई लैंड है, वहां तक पहुंचना है, ठीक है, वहां बीच कोई रास्ता नहीं है, तो वहां जाने के लिए कोई जमीन वमीन नहीं है, तो बीच में आप अपना जमीन देके वहां तक उसको पहुंचा सकते हैं। लेकिन परंतु ऐसे किसी भी अंतरण के लिए उपयुक्त यह अवश्य जांच करेगा कि अंतरण द्वारा हुई हानि के लिए भूस्वामी या कोई अंशधारी को उचित प्रतिकार दिया गया है या नहीं, ठीक है। नो लैंड नॉट परमिशन रिक्वायर्ड, तो बता दिया था। लेकिन देखेगा उपायुक्त कि इसमें कुछ
हानि अगर हुआ है लैंडलॉर्ड को तो उसको उसके एवज में कुछ दिया जाना चाहिए, ठीक है। 242 क्या बोलता है कि एविक्शन ऑफ अनलॉफुली ऑक्यूपेंट, ठीक है, मतलब ऐसे काश्तकारी का विधि विरुद्ध कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बेदखली, ठीक है, विधि विरुद्ध अगर किसी ने अनलॉफुली जबरदस्ती कब्जा किया उसको बेदखल कर दो, ठीक है। 243 क्या बोला, इंक्रीज इन रेंट, पहले ही बताया था इंक्रीज इन रेंट कौन कर सकते हैं, तो डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर। सेक्शन 248 सरकार को दे धन और भूस्वामी को दे लगान की वसूली, ठीक है, लगान की वसूली की बात की गई है। बस अब हम पहुंचने वाले हैं अंत की ओर। ये है हमारा चैप्टर 19 सप्लीमेंट्री प्रोविजन, सेक्शन 257 से 271। इसमें 257 इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ ज्वाइंट लैंडलॉर्ड डिसीजन शुड बी टेकन बाय बोथ। अगर लैंडलॉर्ड कहीं पे ज्वाइंट है, ठीक है, मतलब रामू और श्यामू दोनों हैं, तो ऐसा नहीं रामूआ सब डिसीजन लेगा, दोनों को मिलकर डिसीजन लेना होगा। सेक्शन 264 क्या बोलता है, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल टू कैरी आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, कुछ अगर एक्ट को पारित करने के लिए कुछ नियम कानून बनाया तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है। अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति, इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है, ठीक है। उसके बाद इतना लगभग हो गया, लगभग जितने सारे इंपॉर्टेंट एक्ट थे वो मैंने करा दिया, ठीक है। आप इधर उधर टेस्ट सीरीज या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे आपको इस रेंज में पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है, इसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं, अमेंडमेंट इन सीएनटी एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जल्दी आपको किसी पे बुक में मिलेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो अमेंडमेंट हुआ सीएनटी एक्ट में। टोटल 26 अमेंडमेंट हुए, लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 1995 में हुआ था, 1908 में आपका बना था, ठीक है। तो उसके बाद हलचल हो गया, सब पुतपुताने लगा कि भैया जमीन नहीं मिल रहा, कैसे होगा। तो 1920 में एक अमेंडमेंट हुआ, तो इसमें क्या हुआ, रिलीज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया गया। जैसे बहुत सारा कड़ाई था, रिस्ट्रिक्शन था कि एसटी का जमीन ये नहीं ले सकता है, वो नहीं ले सकता है, बहुत नियम कानून था, उसको थोड़ा लूज किया गया 1920 के संशोधन में। तो 1920 के संशोधन में जब उसको मतलब क्या किया गया, थोड़ा सख्त से थोड़ा नरम मतलब सिंपल बनाया गया, तो सब लोग उछलने लगे, फिर उसका बहुत मिसयूज होने लगा। तो फिर सीएनटी का अमेंडमेंट हुआ 1947 में। इसमें लिख दिया कि परमिशन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर नेसेसरी फॉर लैंड ट्रांसफर बिटवीन ट्राइबल टू ट्राइबल, कि कहीं भी लैंड ट्रांसफर हो रहा है तो डीसी का परमिशन नेसेसरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्या देता है, बेवकूफ़ बना के इसका ज़मीन वो ले रहा है, उसका ज़मीन वो ले रहा है, ठीक है। तो 1947 में नियम लाके उसको हार्ड किया गया थोड़ा, ठीक है। फिर अमेंडमेंट हुआ 1955 में, 1955 में। इसमें क्या हुआ, एसटी वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एब ओरिजिनल, ठीक है। सेक्शन 46 में एब ओरिजिनल जो लिखा गया था उसके जगह पे एसटी लिखा गया, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। सीएनटी एक्ट 1969 ये इंपॉर्टेंट है अच्छा खासा। इसमें सेक्शन 71 मैंने पहले आपको पढ़ाया, ध्यान होगा आपको, तो सेक्शन 71 डाला गया था। क्या हुआ था ना, 1960 में एक हेबर कमीशन बना था, ठीक है, हेबर कमीशन बना था। तो इसमें मेड ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड इजी। तो हेबर कमीशन ने क्या कर दिया था ना कि जो आदिवासी का जमीन है उसका ट्रांसफर को आसान बना दिया था। तो उसके चलते क्या हो रहा था, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो गया था। तो इसको हटाने के लिए 1969 वाला अमेंडमेंट आ गया था। इसमें क्या किया कि लास्ट 30 साल पूरा जांच वोच होगा, जो भी लास्ट 30 साल में ट्रांजेक्शन हुआ, अगर गलत तरीके से हुआ तो उसको वापस दिलाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि SAR शेड्यूल एरिया रेगुलेशन जो कोर्ट बना था, तो इसी के तहत आपका बुंडू जो सूर्य मंदिर है, अपोलो हॉस्पिटल जो है, उसमें भी विवाद था, तो उसको वापस दे दिया गया था जो जमीन था एज पर सेक्शन 71A, ठीक है, उसमें मालिकाना हक दे दिया गया था। 66 अमेंडमेंट 1990, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। इसके तहत क्या किया था, मैंने आपको बोला था सेक्शन 46, 47, 48, 48 का A, 71 का A, 71 का B, फिर 240, 41, 42, इन सबको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था, ठीक है। 9 शेड्यूल में डालने से क्या होता है कि अब जो आपका न्यायालय है या फिर जुडिशियरी का, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई उसमें वो नहीं करेगा, ठीक है। आप आराम से वो आपका नियम सुरक्षित है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जजमेंट आया, बोला अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें जुडिशियरी 9 शेड्यूल वाले के भी साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक। उसका सीएनटी अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में, रघुवर दास जब थे सीएम,
तो बहुत ज़्यादा भयंकर विरोध हुआ तो वो पास नहीं हो पाया। तो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न 3 इसमें थे। इसमें सेक्शन 49 में बदलाव किया गया था, सेक्शन 71A में किया गया था और सेक्शन 21 में। सेक्शन 49 में क्या किया गया था, पहले गवर्नमेंट जो है ज़मीन ले सकती थी इंडस्ट्री के लिए और खनन कार्य के लिए, माइनिंग के लिए। तो 2026 में जो बदलाव लाया गया, जो पेश किया गया था, पास तो नहीं हो पाया था, तो बोला गया कि इंडस्ट्री के लिए भी ले सकते हैं, माइनिंग के लिए भी, और विनिर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी ले सकते हैं, रेलवे के लिए परियोजना लाना है तो उसके लिए भी ले सकते हैं, कॉलेज के लिए ले सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के लिए ले सकते हैं। और क्या करेगा, सरकार ये जमीन ले लेगा और ये जो गवर्नमेंट है पीपीपी मोड में काम करेगा या फिर किसी कंपनी को आवंटित कर देगा उस जमीन को। ठीक है। 71 में क्या बोला गया था, 71A में पहले क्या था, अर्लियर मतलब पहले क्या था, SAR कोड। ठीक है, जो कोड बना था मैंने आपको बताया, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड में कंपनसेशन के थ्रू लैंड नन ट्राइबल को मिलता था। ठीक है, कंपनसेशन अगर कुछ दे दिया तो नन ट्राइबल को लैंड मिल गया। तो 2016 में जो अमेंडमेंट लाया गया उसमें बोला गया कंपनसेशन के मुकदमे दायर नहीं होंगे, सिर्फ जमीन वापसी के मुकदमे दायर होंगे। ठीक है, कंपनसेशन का मुकदमा दायर नहीं होगा, जो ये कोर्ट है, अब इस कोर्ट में बस जमीन वापसी का मुकदमा दायर होगा। सेक्शन 21 में क्या बोला था कि अर्लियर कांट चेंज नेचर ऑफ लैंड। ठीक है, जो जमीन की प्रकृति है, जैसे खेती का जमीन हो तो उसे खेती के रूप में आपको यूज करना है, उसका नेचर या प्रकृति को आप नहीं बदल सकते हैं। लेकिन 2016 में क्या किया गया कि कृषि भूमि का उपयोग मकान, दुकान या अन्य व्यावसायिक काम के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका CNT हो गया खल्लाश। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक आपको धड़ल्ले से पूरा लाइक पे लाइक, कम से कम इसमें मुझे 1000 लाइक चाहिए। ठीक है, 2 दिन के अंदर 1000 लाइक होना चाहिए। अधिक से अधिक शेयर करो, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और आपको और इस तरह के किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।